Welcome to Panisha Tutor. Today we are here with another set of current affairs जिसमें हम last week of May के current affairs को cover करने की कोशिश करेंगे. So let's just begin with our today's presentation. My first news segment covers National Mission for Clean Ganga. Recently इसका जो edition है, इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसकी 42nd मीटिंग जो है वो रिसेंटली कंडक्ट की गई. इसके अंदर 11 प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रपोजल पास किया गया जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट इज टू बी अराउंड 660 करोड़. इसके अंदर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए और डिफरेंट गंगा के रिजुवेनेशन प्लान्स को इंप्रूव करने के लिए जो प्रपोजल्स हैं उन्हें रखा गया. उन प्रपोजल्स में से कुछ सिग्निफिकेंट प्रपोजल जो हैं, सहारनपुर टाउन में जितना भी आपके गंगा रिवर का इंटरसेप्शन या डाइवर्जन या जितना भी ट्रीटमेंट का काम है उस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा. Another significant development in this project has been चामुंडा माई पॉन्ड, यानी कि इस पॉन्ड की जो रिजुवेनेशन है उसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए गढ़ मुक्तेश्वर जो कि यूपी के अंदर स्थित है, इस पर्टिकुलर पॉन्ड के ऊपर भी स्पेशल सिग्निफिकेंस की बात जो है वो की गई है इसके अंडर. Another aspect is evaluation of natural farming practices on water and energy savings. ये recent phenomena जो है ये वालामातारी के अंडर जो है इसको प्रमोट किया जाएगा and this will definitely help in water and energy savings and definitely improving the Ganga river prospects और इस cleaning mission को जो है वो boost दिया जाएगा. So this is all about National Mission for Clean Ganga. आगे चलते हैं. The next segment covers world's largest integrated renewable energy storage project. ये जो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है वो इनॉग्रेट किया गया. इस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली ग्रीन को. इसके अंदर 5230 मेगावाट्स की जो सप्लाई है उसको डालने का जो प्रपोजल है वो पास किया गया है. इसके अंदर विंड और सोलर कैपेसिटीज को एनहांस करने की बात की गई है एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS Jagan Mohan Reddy has performed the first ceremony of this particular subject. इसीलिए ये ज्यादातर न्यूज में है. इस प्रोजेक्ट की जो कमिश्निंग है वो बाय द एंड ऑफ 2023 जो है प्लान की गई है और इन्वेस्टमेंट इसमें जो लगाई गई है ओवर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर प्रपोज्ड है और अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज हैं. 3000 मेगावाट फॉर सोलर स्टोरेज कैपेसिटीज और विंड के लिए 550 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी और ये डेली स्टोरेज कैपेसिटीज के बेसिस पे जो है वेरिएशंस है. आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करूं, दिस प्रोजेक्ट विल पर्टिकुलरली हेल्प इंप्रूव दीज 15 मिलियन टन्स ऑफ CO2 का जो एमिशन होता है इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, उस चीज को अवॉइड करने में ये ग्रीन को प्रोजेक्ट जो है वो काफी मददगार साबित होगा. सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच इज इंप्लीमेंटेड राइटली बाय योर आंध्र प्रदेश स्टेट. Next report comes from UNICEF. UNICEF stands for United Nations International Children Emergency Fund. इन्होंने रिसेंटली चाइल्ड अलर्ट की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है. इस चाइल्ड रिपोर्ट के अनुसार जिसका थीम जो रखा गया है दैट इज स्वेयर वेस्टिंग एंड ओवरलुक्ड चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी. इस पर्टिकुलर थीम बेस्ड ये जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है इसके अंदर हम स्वेयर वेस्टिंग के ऊपर जो है इन्होंने चर्चा की है, यानी कि अंडर द एज ग्रुप ऑफ 5 कितनी ज्यादा स्वेयर वेस्टिंग जो है वो पाई जाती है. और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने इस रिपोर्ट को टॉप किया है. बट बिफोर आई टेल यू कि इंडिया ने जो टॉप किया है विद दिस नंबर, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग, व्हाट इज स्वेयर वेस्टिंग. स्वेयर वेस्टिंग इज बेसिकली जब आप अंडर द एज ग्रुप ऑफ 5 आप बहुत ज्यादा मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं. अगर आपका वेट जो है आपकी हाइट के अनुसार ना बढ़े, उन सब चीजों के कारण आप अक्यूट वेस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी में आते हो और इस चीज में इंडिया हैज टॉप्ड. इंडिया का नंबर इज 5772,472. इट इज सुपरसीडेड बाय इंडोनेशिया जहां पे 8,12,564 के करीब जो है ये केसेस पाए गए हैं स्वेयर वेस्टिंग के. देन इट इज फॉलोड बाय पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड बांग्लादेश. सो दीज आर सम ऑफ द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज जो कि आपकी वेस्टिंग की वजह से जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हो रही है. एंड दिस रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड दिस ट्रेंड व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड इन एशिया. साउथ एशिया की बात करूं तो साउथ एशिया हब बन चुका है ऑफ स्वेयर वेस्टिंग, स्वेयर चाइल्ड वेस्टिंग. इनका स्टैटिस्टिक्स जो है 7.7 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं दे आर अफेक्टेड बाय दिस वेस्टिंग क्राइटेरिया. मैरिज और चाइल्ड बेयरिंग की बात करूं, यानी कि 18 साल से पहले जितनी भी वुमेन जो है कंसीव कर लेती हैं
उनका अगर नंबर बताऊं, दैट इज मोर देन 13.6 million. So these are some of the highlights which have been given by your UNICEF's Child Alert Report of May 2022. Next news comes from 15th World Forestry Congress. ये जो 15th World Forestry Congress है, ये सियोल में ऑर्गेनाइज की गई थी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ऑर्गेनाइज की गई थी. इसके अंदर 141 पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी. अब इस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का जो एजेंडा था वो क्या था? बट बिफोर वी प्रोसीड टू एजेंडा, लेट मी टेल यू हु आर द टू एजेंसीज इन्वॉल्व्ड. वन इज कोरिया फॉरेस्ट सर्विस एंड द अदर इज फ्रॉम इंडिया, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इन दोनों एजेंसीज ने इस पर्टिकुलर कांग्रेस में जो है वो पार्ट लिया है. इन्होंने ये कहा है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अचीव ग्रीन, हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर फॉर फॉरेस्ट. यानी कि फॉरेस्ट का ख्याल रखना, फॉरेस्ट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करना, फॉरेस्ट को रिजुविनेट करना इज द अल्टीमेट नीड ऑफ द आवर. ऐसा इस रिपोर्ट ने जो है वो हाईलाइट किया है. इसका जो थीम था, दैट इज बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद द फॉरेस्ट. अब इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर फोकस किया है. इन्होंने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर जो है हाईली फोकस्ड रहने को कहा है. पोस्ट 2020 जितने भी ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क्स हैं उनके ऊपर एम्फेसिस जो है वो ज्यादा देने को कहा है. ग्रीन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक. पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक का शिकार हो चुका है और उसके चलते पूरे वर्ल्ड ने, वेदर इट इज इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली, कल्चरली, बहुत सारा नुकसान जो है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते झेला है और उस चीज से रिकवर करना भी इस पर्टिकुलर कांग्रेस का जो है वो एजेंडा रहा है. तो जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं या जितने भी शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, उन सभी को इन सभी चीजों, इन सभी पैरामीटर्स पर जो एम्फेसिस है वो डालने के लिए आउटराइटली माना गया है. और फाइनेंस मैकेनिज्म्स या इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म्स भी जो हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में प्रपोजल्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू सी हाउ दीज मैकेनिज्म्स वर्क फॉर अस इन द future for conservation, for sustainable development and for restoring all that is gathered around. So that's your 15th World Forest Congress report. Next segment is again a bilateral exercise between two countries, that is India and Bangladesh. ये naval exercise है between India and Bangladesh जिसे आप कॉरपैट कहते हैं. ये एक जॉइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है बिटवीन द टू कंट्रीज जो कि रिसेंटली कंडक्ट की गई है आपके नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में. इसका 4th एडिशन जो है वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया. अगर मैं फर्स्ट एडिशन की बात करूं, दैट वाज हेल्ड इन 2018. 2018 के बाद ये 4th एडिशन है जो आपका रिसेंटली कंडक्ट किया गया है इन योर नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल. ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी जो है इन दोनों चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं. इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाने के लिए और सी में जितने भी डेंजर्स हैं उन सभी को कम्बैट करने के लिए इस एक्सरसाइज को जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है और दोनों कंट्रीज द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है. इफ आई टेल यू कि इस इंडिया की साइड से इंडिजीनियसली बिल्ड इंडियन नेवल शिप, एक तो INS इज वर्किंग, देन गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट एंड सुमेधा. और अगर बांग्लादेश नेवी की साइड से बात करूं तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल बांग्लादेश नेवी शिप BNS एंड अली हैदर एंड BNS अबू उदय. ये सभी दोनों नेवीज की अपनी अपनी तरफ से जो इंडिजीनियसली बिल्ट जो मैकेनिज्म्स है या शिप्स है उन सभी का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज गिवन हियर. सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सरसाइज विच इज रिसेंटली बीइंग इन न्यूज, क्योंकि रिसेंटली हम दोनों कंट्रीज की आर्मीज ने जो है इसे ऑपरेशन में लाया है. मूविंग ऑन टू अनदर एक्सरसाइज विच इज प्रैक्टिस बाय टू कंट्रीज, दैट इज एक्सरसाइज बोंगो सागर. ये एक्सरसाइज बोंगो सागर एक बायलैटरल एक्सरसाइज है अगेन बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी. ये एक्सरसाइज जो है दोनों कंट्रीज के द्वारा जो है वो प्रिपेयर की जाती है. तो सी के अंदर जितने भी डेंजर्स हैं उन सभी को कम्बैट करने के लिए इस एक्सरसाइज को जन्म दिया गया था. ये 2 फेसेस में कंडक्ट की जाती है. वन इज हार्बर फेस एंड वन इज सी फेस. हार्बर फेस की बात करूं तो इसके अंदर प्रोफेशनल, सोशल इंटरेक्शंस, फॉर्मल इंटरेक्शंस, फ्रेंडली रिलेशंस जो है एक दूसरे की आर्मीज, एक दूसरे की नेवीज के साथ जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जाती है. इफ आई टॉक अबाउट सी फेस की जो एक्सरसाइज है ये वॉरफेयर ड्रिल्स, वेपन फायरिंग ड्रिल्स, सीमैनशिप एवोल्यूशंस, इंटेंसिव सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स, इन सभी चीजों को जो है वो प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश जो है वो की जाती है. सो दीज वर द 2 बेसिक एक्सरसाइज जो इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमीज में जो है वो कंडक्ट की गई थी. अनदर न्यूज कम्स फ्रॉम रशिया. रशिया ने रिसेंटली अपना
हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम जिरकॉन है उसे टेस्ट फायर कर लिया है। इस टेस्ट फायर को उसने कंडक्ट किया था इन द बेरेंट्स सी ऑफ द आर्टिक ओशन। इस टेस्ट फायर का ये नतीजा है कि ये जो आपकी मिसाइल है, दिस हाइपरसोनिक मिसाइल, इट कैन ट्रैवल अप टू 1000 किलोमीटर्स, यानी कि 540 नॉटिकल माइल्स तक ये ट्रैवल कर सकते हैं इन योर वाइट सी। अब इसका ये एजेंडा है, इस पर्टिकुलर मिसाइल को व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये आर्सेनल ऑफ वेपन्स है रशियन आर्मी के लिए। ये आर्सेनल ऑफ वेपन्स है जिनको इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है, दैट इज कॉल्ड योर इनविंसिबल। अब इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये साउंड की वेव से 5 टाइम्स ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ दिस वेव। और ये मिड फ्लाइट में इट कैन मेक इट हार्डर टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट द ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल्स। So it is one of the very hypersonic missiles that have been developed by the Russian counterparts. So this testing of Zircon missile has been recently in news. अगर मैं first test fire की बात करूं जो कि Zircon missile का हुआ था, that was in October 2020. Another test fire which has been conducted recently, that is why it is in news. Let's proceed on to the next slide. अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशंस विच हैव बीन रिसेंटली इन द न्यूज इन द पास्ट वीक, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली अपॉइंटमेंट जो है दैट इज न्यू पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज नन अदर देन एंथनी एल्बनीज़। ये 31st प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके ऑस्ट्रेलियन कंट्री के। मैं आपको बता दूं कि क्वाड की रिसेंटली समिट जो है वो जापान टोक्यो में हुई थी। वहां पर एक दिन के लिए it was held by the previous prime minister and immediately after the elections Anthony Albanese की जो first meeting थी वो Quad Summit of 2022 को जो है वो माना गया है। So it was one of the greatest platform जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो वहां पर मौजूद रहे थे। Another appointment is CEO of Infosys। Infosys ने अपना एक नया CEO जो है वो अपॉइंट किया है, बट ये CEO नया नहीं है, he has been reappointed, it is none other than Salil Parekh। Proceeding on, if I talk about CEO of Bharti Airtel, इन्होंने भी अपना CEO दोबारा से रीअपॉइंट किया है, that is none other than Gopal Vittal। Another appointment is CEO of Indigo, ये it is Peter Elbers, he is replaced by Ronojoy Datta। Ronojoy Datta was the previous CEO of Indigo और अभी presently it is none other than Peter Elbers। Talking about another appointment, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? It is none other than विनय कुमार सक्सेना। He replaced the previous governor जिनका नाम है अनिल बाइजाल। तो these are some of the names which are in news और इनसे direct straight exam में question जो है आपको पूछा जा सकता है in your aptitude level exams. So be prepared. Let's delve into the next sports category. Sports category में recently women's World Boxing Championship जो है, जो कि International Boxing Association जो conduct करवाती है, वो recently held हुई है in none other than Istanbul, टर्की। इसका 12th एडिशन जो है वो मई 8 से लेके मई 20 के बीच में जो है वो कंडक्ट किया गया। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसकी मेडल टैली में टॉप किया है टर्की ने। टर्की हैज बैग्ड 5 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। अब ये इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट में क्योंकि पहली बार इंडिया ने भी इसके अंदर 3 मेडल्स जो है वो सिक्योर की हैं, 1 गोल्ड मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। Let me tell you, 1 gold medal is bagged by Indian boxer निखत जरीन, जो कि आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना का पार्ट है, जिसकी सिटी का नाम है निजामाबाद, वहां से हेल करती हैं। Another 2 boxers जिनका नाम है that is मनीषा मोन from हरियाणा and परवीन हुड्डा from हरियाणा again। इन तीनों वुमेन बॉक्सर्स ने जो है इंडिया का नाम जो है इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे जो है they have made India proud by securing a position in this Women World Boxing Championship. So this is one of the kind championship which has been in news recently from your sports section. Moving on to the next news, which is first state-owned OTT platform. It is none other than C-Space. ये जो first OTT platform है, it is backed by none other than Kerala State. Kerala State में by 1st November 2022 इस OTT platform को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। केरला गवर्नमेंट का ये कहना है कि फिल्म डेवलपमेंट, केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल बी मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इनका ये मानना है कि हर सोल इंडिविजुअल जो है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर टाइप की फिल्म्स जो है वो देख सकता है एंड इट विल बी ईजी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू
मेक मनी, और एक ये पेंशन की तरह जो है वो काम करेगा। सो ये पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसके अंदर OTT प्लेटफॉर्म को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अभी रिसेंटली थिरुवंतपुरम में एक जो लॉन्चिंग सेरेमनी है दैट वाज कंडक्टेड बाय नन अदर देन सेजी चेरियन, जो कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला के। उन्होंने इस पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देते हुए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की जो बात है वो की है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी फिल्म्स लॉन्च होंगी उनकी जो रजिस्ट्रेशन है दैट विल बी स्टार्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली जून 2022। तो लेट्स सी हाउ डज दिस न्यू एजेंडा गोज आउट with the Kerala state government, and hope this will prosper the filmmaking industry as well as the entertainment industry. Next news comes from COP15. COP15 is basically Confederation of Parties 15, जो कि आपकी UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा जो है वो हर साल कंडक्ट करवाई जाती है। इसका 15th एडिशन जो है वो रिसेंटली जो है वो कंडक्ट किया गया। इसका थीम स्पीक्स लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। इसके अंदर बेसिकली हम प्रेजेंट जनरेशंस, पास्ट जनरेशंस और फ्यूचर जनरेशंस को लैंड डेजर्टिफिकेशन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए जो है डिफरेंट प्रपोजल्स जो है वो रखते हैं। लैंड जो है इट कंटिन्यूज टू बेनिफिट योर प्रेजेंट जनरेशंस एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। तो इसकी जो डेजर्टिफिकेशन है, इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उन सभी एजेंडाज को डिस्कस करने के लिए ऐसी जो मीटिंग्स है वो कंडक्ट की जाती है। इसका जो रिसेंट एडिशन है दैट हैज बीन कंडक्टेड इन एबिडजान इन 2022, कोटे दिवोरी इन एबिडजान 2022। इसके अंदर जो सेशंस हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स पे कंडक्ट हुए हैं। द फर्स्ट सेशन इज 15th सेशन ऑफ कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, another session is 20th session of CRIC 2020, and then other measures include program of work for COP. इंडियन डेलीगेशन जो है, इंडियन डेलीगेशन की तरफ से यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर मीटिंग को जो है वो अटेंड किया था एंड हाईलाइटेड इंडियाज प्रेसिडेंसीज और इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं डेजर्टिफिकेशन और COP15 के एजेंडाज को लेके, उन सभी को इस पर्टिकुलर मीटिंग में जो है वो हाईलाइट किया है। सो दिस इज वन ऑफ द काइंड मीटिंग जिसके अंदर लैंड जो है उसको इंपॉर्टेंस देते हुए अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको एजेंडाज को उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसकी रीजुविनेशन के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है वो डिफरेंट एजेंडाज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड मीटिंग दैट हैज बीन हेल्ड बाय UNCTAD. Another important news is 100 most influential people by the Time magazine. Time magazine basically एक अमेरिकन न्यूज मैगजीन है। ये अमेरिकन न्यूज मैगजीन में जो है टिपिकल हाइलाइट्स जो है हमें इस हफ्ते दी हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे जो 3 डिग्निटरीज हैं, 3 इंडियन डिग्निटरीज have been spotted in this 100 most influential people. उन 3 डिग्निटरीज में से सबसे पहला नाम आता है आपके गौतम अदानी का, और गौतम अदानी इज as you all know chairman of the Adani group. इन्हें टाइटन्स कैटेगरी में जो है डाल के इस पर्टिकुलर लिस्ट में डाला गया है। अगर मैं बताऊं इसके अंदर 6 कैटेगरीज होती हैं, नेमली आइकॉन्स, पायनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर्स एंड इनोवेटर्स। इन पर्टिकुलर 6 कैटेगरीज में हर इन्फ्लुएंशियल लीडर को डाला जाता है एंड गौतम अदानी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज फ्रॉम एशिया जो कि इस लिस्ट में स्पॉट हुए हैं। Another influential personality from India is Karuna Nandi. Karuna Nandi सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने एंटी रेप लॉज के बारे में काफी रिसर्च किया है अपने जीवन काल में, प्लस सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर भी काफी सारे केसेस जो हैं वो लड़े हैं। So she is another woman which has been listed in this Time magazine list. Another Indian is Khurram Parvez. ये एक कश्मीरी राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो कि इस पर्टिकुलर टाइम मैगजीन में अपना नाम जो है वो दर्ज कराने में सक्षम रहे हैं। सो दीज आर वन ऑफ फ्यू ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की लिस्ट में जो कि टाइम मैगजीन द्वारा पब्लिश्ड है उसके अंदर स्पॉट किए गए हैं। नेक्स्ट सेगमेंट कवर्स सम इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स इन योर प्रीवियस वीक। पहली इंपॉर्टेंट डेट आती है 23rd में, वर्ल्ड टर्टल डे जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। दिस वाज 22nd एडिशन ऑफ योर वर्ल्ड टर्टल डे, जिसका थीम था सेलिब्रेट, आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। सिंस टर्टल्स आर ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो इनके ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए और जागरूकता को सक्षम रखने के लिए इस पर्टिकुलर डे को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है।
So this particular 23rd May is celebrated as World Turtle Day. Second important day is World Thyroid Awareness Day, जिसे 25th मई को जो है वो मनाया जाता है. इस पर्टिकुलर थायराइड डे का जो इस साल का थीम था, दैट हैज बीन थायराइड एंड कम्युनिकेशन. थायराइड इज वन ऑफ द फैटल डिजीज जिससे ज्यादातर फीमेल्स जो है वो प्रभावित हो जाती हैं. अ ग्लैंड नेम्ड थायरोस्ट्रीन जस्ट लिमिट्स इट्स फंक्शनिंग. तो उसके कारण काफी सारे रेपरकशंस जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं. उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एंड टू मेक वर्ल्ड थायराइड फ्री इस पर्टिकुलर डे को जो है वो मनाया जाता है. अनदर डे विच इज सेलिब्रेटेड इज ऑन 28th में, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन ऑफ वुमेन्स हेल्थ. इसी के संदर्भ में वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी जो है वो मनाया जाता है. इस बार का इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ का जो थीम रहा है, दैट इज रेजिस्ट एंड परसिस्ट अमंगस्ट क्राइसिस एंड ग्लोबल अनसर्टिनिटी. तो इन पर्टिकुलर थीम्स को मद्देनजर रखते हुए, वुमेन हेल्थ को प्रमोट करते हुए, वुमेन हाइजीन को प्रमोट करते हुए, दीज पर्टिकुलर 2 days हैव बीन सेलिब्रेटेड. अनदर इंपॉर्टेंट डे विच हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज वर्ल्ड हंगर डे. मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इन सभी डेज के अकॉर्डिंगली जो कई एजेंसीज हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट एजेंसीज, वेदर इट इज प्राइवेट एजेंसीज, ये डिफरेंट टाइप की स्कीम्स निकालते हैं जस्ट टू प्रमोट अवेयरनेस रिगार्डिंग दीज डेज. तो वो जो स्कीम्स इन लाइन होती हैं अकॉर्डिंग टू दीज डेज आर डेफिनेटली बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप उन सब का ट्रैक भी रख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्टफुल बना सकते हैं. अनदर 30th May इज नेशनल मेमोरियल डे. ये लास्ट डे ऑफ मंडे ऑफ मई को जो है वो मनाया जाता है. अनदर लास्ट सेगमेंट इज ऑन 31st May, एंटी टोबैको डे जो है वो मनाया जाता है. टोबैको इज वन ऑफ द सीरियस इलनेसेस विच हैज बीन टेकिंग लाइफ ओवर द ईयर्स. तो इस चीज को कम्बैट करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को कर्ब करने के लिए या फिर इसकी क्षमताएं जो है कम करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को जो है वो मनाया जाता है. सो दिस 31st May, that is last date of your May, is celebrated as anti-tobacco day. Next comes is 8th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2023. ये एक एनुअल सर्वे है जो कि महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो है वो कंडक्ट किया जाता है. इसका इवैल्यूएशन जो है वो 4 phases में किया गया है पहली बार. इससे पहले सिर्फ 3 phases में किया जाता था. ये एक एनुअल सर्वे है जिसके अंदर हम स्वच्छता को फैलाने की जो है वो कोशिश करते हैं. To make cities garbage free, we enhance this particular survey. और इस सर्वे को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जो है वो कंडक्ट किया गया है. इस पर्टिकुलर मिशन का जो थीम था, दैट हैज बीन वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि वेस्ट को कम से कम किया जाए, सिटीज को गार्बेज फ्री किया जाए, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, क्लेनलीनेस को प्रमोट किया जाए और इन सभी वेस्ट मैनेजमेंट जैसी जो प्रक्रियाएं हैं उन सभी को प्रमोट करके इन सभी के ऊपर जो है अवेयरनेस फैलाने की जो है वो कोशिश की जाए. इस पर्टिकुलर जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है, इसके अंदर 3 R's के ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई है. दोस 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. इन 3 यूज को यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम करने की, ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल चीजें जो हैं वो यूज करने की जो एस्पिरेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस पर्टिकुलर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे का जो 8th एडिशन है उसे निकाला गया है. अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दिस इज वेस्ट जनरेशन, या फिर जो डंप साइट्स के ऊपर वेस्ट जनरेट होता है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना, वेस्ट को सूटेबली ट्रीट करना, उसे प्रॉपरली मैनेज करना. इन सभी एजेंडास के ऊपर जो है इस पर्टिकुलर स्वच्छ सर्वेक्षण का जो फोकस है वो किया गया है. So this is one of a kind survey which has been recently in news because of its various environmental and awareness related parameters. Another news is from ILO. ILO stands for International Labour Organization. इन्होंने recently अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है ILO Monitor on the World of Work. इसका 9th edition जो है has been recently published और इसका जो नतीजा है has been very शॉकिंग, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना गया है कि पूरे वर्ल्ड में 11.2 करोड़ जॉब्स जो हैं 2022 में लॉस्ट हो चुकी हैं. यानी कि approximately 11.2 करोड़ people in the world have lost their jobs, which is the major highlight of this report. ऐसा माना जाता है कि हमारा जो वर्ल्ड क्राइसिस है, वर्ल्ड क्राइसिस हैज लेड, जो वर्ल्ड क्राइसिस है इट हैज लेड टू क्राइसिस इन योर ग्लोबल लेबर मार्केट रिकवरी. इस रिकवरी के अनुसार
जो हमारा 2022 का ग्लोबल ग्रोथ है दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी 3.6%, जो कि काफी कम है, 0.8% लोअर है जो प्रोजेक्शन हमने की थी जनवरी 2022 में। अब इसके अनुसार जो हमारे क्राइसिस वाले सिनेरियोज है ना वो काफी ज्यादा लेवल पर बढ़ गए हैं, जिसके अंदर इन्फ्लेशन, एनर्जी एंड फूड प्राइसेस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पोटेंशियल डेट डिस्ट्रेस, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, इन सभी मैकेनिज्म्स के कारण जो हमारा अल्टीमेट इफेक्ट है वो काफी लोअर चलता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय बन चुका है एज पर दिस रिपोर्ट। तो जो हमारी हाई इनकम कंट्रीज हैं उनका जो रिकवरी रेट है वो जो है वो थोड़ा बूस्ट हुआ है, बट इन कंपैरिजन टू लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जिनका 3.6% और 5.7% गैप है इन योर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, तो these have been some of the ultimate consequences of this particular disruptions, this energy and food crisis, Russia-Ukraine war. These have all resulted in one or the other consequence to the economy. So these are some of the major highlights of your ILO's report. Next news is Captain Abhilasha Barak. Captain Abhilasha Barak is in news क्योंकि ये पहली ऐसी महिला बनी है जो कि एविएटर को ज्वाइन करने वाली है इन योर इंडियन आर्मी एविएशन क्रॉप्स। इससे पहले इंडियन आर्मी एविएशन क्रॉप्स में सिर्फ और सिर्फ जो वुमेन थी उनको ग्राउंड एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो होस्ट किया जाता था। ये पहली ऐसी वुमेन बनी है जो कि हेलीकॉप्टर पायलट की तरह जो है वो काम करेंगी। शी हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। She graduated in the ceremony held at Combat Army Aviation Training School in your Nasik, Maharashtra. इनको अवार्ड दिया गया था इन योर विंग्स अलोन अलॉन्ग विद 36 आर्मी पायलट्स। इनको सेकंड फ्लाइट मिशन जो है वो भी असाइन किया गया था इन योर 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन दैट ऑपरेट्स राइट नाउ इन योर ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। तो इन सभी कैटेगरीज में इनको जो है वो काफी ज्यादा अपने कैपेबिलिटीज को प्रमोट करने का वो जो है वो मौका दिया गया है, क्योंकि ये पहली महिला बनी है जो कि आर्मी एविएशन सेंटर को एज अ हेलीकॉप्टर पायलट चेयर करेंगी और ग्राउंड ड्यूटीज को छोड़ते हुए शी विल बी हैंडलिंग द हेलीकॉप्टर सर्विसेज ऑफ द एविएशन सर्विसेज ऑफ द आर्मी यूनिट। शी हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली। इससे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, इससे पहले आर्मी जो है एविएशन में वुमेन को अलाउ नहीं करती थी, बट फ्रॉम 2021 एक नया रूल पास हुआ था जिसके थ्रू जो वुमेन है दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द एविएशन कॉर्प्स कैटेगरी। तो इनको ग्राउंड एक्टिविटीज में रिस्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है ना, वुमेन कैन डेफिनेटली टेक पार्ट इन योर एविएशन कॉर्प्स कैटेगरी ऑफ द इंडियन आर्मी। अगर मैं कैप्टन अभिलाषा बराक की बात करूं तो शी हैज बीन कमीशन इनटू इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस कॉर्प्स फ्रॉम द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ चेन्नई इन तमिलनाडु। Another achievement of hers includes presentation of colors to the Army Air Defense by President Ramnath Kovind during the Association of Corps of your Indian Army. So these are some of the major highlights of her career as well as what she has achieved right now. Another news comes from Shirui Lili Festival. ये शिरुई लिली फेस्टिवल जो है ये मणिपुर स्टेट का एंडेमिक है। अब ये जो शिरुई लिली फेस्टिवल है ये इन्हीं सीजन में मनाया जाता है, दैट इज बेसिकली योर फ्लावर ब्लूमिंग सीजन। ये मणिपुर स्टेट का स्टेट फ्लावर है। इसका जो 4th एडिशन है वो रिसेंटली कंडक्ट किया गया है और इस 4th एडिशन को मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में जो है इनॉग्रेट किया गया है बाय योर वेरी ओन सीएम बीरेन सिंह, सीएम ऑफ मणिपुर, एज वेल एज गणेशन दैट इज गवर्नर ऑफ मणिपुर। ये 4 दिन का जो लंबा फेस्टिवल है दैट हैज बीन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय योर मणिपुर स्टेट। इस फेस्टिवल की क्या सिग्निफिकेंस है? इस फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस है कि ये जो रेयर शिरुई लिली प्लांट है इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। इसे लिलियम मैकेलिनिंग भी जो बोला जाता है, दिस इज इट्स साइंटिफिक नेम। एंड मेजर अट्रैक्शंस ऑफ दिस फेस्टिवल इंक्लूड्स बाइक रैलीज, रॉक बैंड्स, फिंगर लिकिंग फूड्स, जैसे एक नॉर्मल फेस्टिवल में होता है। एक्स्ट्रावेगेंजा है, इसके अंदर एक सिंगिंग कंपटीशन को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है शिरॉक। सो दिस ओकेजन बेसिकली मार्क्स अ यूनिसन ऑफ द कल्चर्स, यूनिसन ऑफ आवर एंशिएंट ट्रेडिशंस, आवर एंशिएंट कल्चर्स, जिसके थ्रू जो है इंटीग्रिटी, यूनिटी जो और यूनिटी पैरामीटर्स जो है वो हमारी कंट्री में प्रमोट होते हैं। इस पर्टिकुलर
ओकेजन के लिए 546 करोड़ का जो अलॉटमेंट है दैट हैज बीन गिवन बाय PMJVK, दैट इज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इन्होंने 546 का अलॉटमेंट जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दिया है, विच इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग अमाउंट। सो दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल राइटली is in news because of its specific characteristics. Moving on, first global report on assistive technology यानी कि GREAT। ये जो GREAT report है it is published by UNICEF and WHO combinedly। UNICEF stands for United Nations International Children Emergency Fund, जिसके बारे में हमने recently अभी severe wasting की बात की थी। Another is WHO, जिसे आप सब जानते हैं, that is World Health Organization। इन दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जो है वो चेयर किया है। इसका जो सर्वे है अप्रोक्सीमेटली 20 कंट्रीज में कराया गया है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी होता क्या है। जो लोग डिसेबिलिटीज का शिकार होते हैं या फिर जिनके अंदर फंक्शनल कैपेबिलिटीज नहीं होती अपनी डिसेबिलिटी को चेयर करने के लिए, वो कुछ ना कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो है वो सहारा लेते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी से मतलब कोई भी आइटम, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर गैजेट या कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिसके थ्रू उनकी जो डिसेबिलिटी है उनको वो ओवरकम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, these kind of assistive technology things include prosthetics, braces, walkers, special switches, special purpose computers, screen readers. These are the examples of assistive technology. अब इस रिपोर्ट का ये कहना है कि 90% लोग जिनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है उनके पास इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी की एक्सेस जो है वो नहीं होती है। अब 90% लोग अगर इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी से डिप्राइव्ड हैं, दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस, क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव असेस नहीं है फॉर द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इससे हमारी जो लाइफ है वो बेटर नहीं हो पाती है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं, एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम उनको भी अचीव करने में जो है वो सक्षमता जो है वो हारते जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो कि इस ग्रेट की रिपोर्ट ने जो है वो पब्लिश किया है। नेक्स्ट कम्स मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 रिपोर्ट। मूडी बेसिकली एक रिस्क असेसमेंट एजेंसी है जिसने रिसेंटली कहा है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस है ना वो लोअर होती जा रही है। अगर मैं 2023 ईयर की बात करूं तो हमारी इंडिया की जीडीपी जो है वो 5.4% से एक्सपैंड करेगी। इन कंपैरिजन टू 2022 इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 8.8% तक जो है वो जा सकती है। इसका मतलब बाय 2023 हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो इससे ऊपर ही जाएगा, इट विल एक्सपैंड बाय 5.4%। अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने एक इको रैप नाम की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, इसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ है ना वो 8.2 से 8.5% तक शूट कर सकती है। ये Q4 की जो रिपोर्ट है उसे हाईलाइट करती है। अनदर थिंग दैट हैज बीन ब्रॉट टू लाइमलाइट बाय और मूडी इज इन्फ्लेशन रेट। इनका ये कहना है कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 2022 में 6.8% के अराउंड रहेगा एंड इन द ईयर 2023 इट विल मूव टू 5.2%, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगी। और अगर मैं टिपिकली इन्फ्लेशन के टाइप्स की बात करूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करूं, तो ये अप्रैल में 15.8% तक पहुंच गई थी इन कंपैरिजन टू सीपीआई लेड इन्फ्लेशन जो कि 7.79%, जो कि 8 ईयर हाई का रेट है, वहां तक प्रोजेक्ट की गई थी इन योर ईयर 2022। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर हाइलाइट्स ऑफ योर मूडीज, जो कि एक ग्लोबल रिस्क असेसमेंट एजेंसी है जो कि हर साल अपने जीडीपी पैरामीटर्स जो है वो निकालती है, उसके हिसाब से इस रिपोर्ट को जो है वो एनालाइज किया जा सकता है। अनदर न्यूज कम्स फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसेंटली 52nd मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई। ये जो 52nd मीटिंग है इट हैज बीन हेल्ड इन ग्रोबडन, स्विट्जरलैंड। इस पर्टिकुलर मीटिंग का जो थीम था दैट हैज बीन वर्किंग टुगेदर एंड रीस्टोरिंग ट्रस्ट। अब इस पर्टिकुलर मीटिंग में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है हमारे सामने आई है कि इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री बन गई है जो कि काफी ट्रस्टवर्दी मानी जाती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ योर business promotions and in terms of your business developments across the world. इंडिया की जो कंपनीज है 89% with a gain of 4% since January, यानी कि 4% के स्तर से इस रेट को जो है वो बढ़ा हुआ माना जा रहा है in comparison to the countries like China, Canada, US and United Kingdom.
That means people are more willing to directly invest in our country as compared to these other countries. तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से ये पता चलता है कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में जो है काफी ज्यादा वर्ल्ड की जो अदर इकोनॉमीज हैं वो इंटरेस्ट ले रही हैं और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो माना जा सकता है इन आर कमिंग ईयर। ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि हमारी डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को ग्लोबली प्रमोट करने में जो है वो काफी सक्षमता रख सकता है। अब इसके अंदर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट फ्यूचर को जो है फ्यूचर कॉर्पोरेशन को जो है कोलैबोरेशन में इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर एंड माइक्रोसॉफ्ट टाइप ऑफ कंपनीज इस चीज को प्रमोट करने में भी जो है वो हेल्प करेगा। It will boost our economy's potentials in terms of trustworthiness amongst the world economies, amongst the companies across the world. So this is one of the very important economic initiative in terms of India's development. Another segment covers Office of the Order of British Empire. Recently, किशोरी जयरामन को ब्रिटेन का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। उस सिविलियन अवार्ड का नाम है ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब सवाल ये उठता है कि ये किशोरी जयराम है कौन है? ये रॉल्स रॉयस के मालिक हैं, प्लस ये साउथ एशिया रीजन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज प्रेसिडेंट ऑफ योर रॉल्स रॉयस। अब इन्होंने ऐसा क्या किया है, इन्होंने यूके का ट्रेड जो है इंडियन इकोनॉमी के साथ काफी बड़े लेवल तक बढ़ाया है, और उसी ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के रिवॉर्डिंग क्राइटेरिया को सपोर्ट करने के लिए इन्हें जो है यूके गवर्नमेंट ने अपने सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर और ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है फॉर एनी इंडियन टू बी अवार्डेड विद दिस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ यूके। किशोरी जयरामन की बात करूं तो यूके आईबीसी यानी कि ये बोर्ड मेंबर हैं ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स इंडिया बिजनेस काउंसिल के। अनदर अचीवमेंट इज ये स्ट्रैटेजिक इकोसिस्टम जो कि इंडिया और यूके के रिलेशंस को बूस्ट कर सके, इंडिया के और यूके के ट्रेड पैरामीटर्स को इंप्रूव करने में जो है वो हेल्प कर सके। These kind of strategies, these kind of manufacturing setups have been promoted by his company. So this is one of the greatest achievements that has been backed by Kishori Jayaraman. Another segment comes from 2022 International Booker Prize. Tomb of Sand, जो कि एक बुक है written by Gitanjali Shri, has bagged this 2022 International Booker Prize. Daisy Rockwell has translated this book. तो ये जो प्राइज है it will be shared by both these authors. इसका जो प्राइज मनी है ये 50,000 यानी कि 63,000 US डॉलर के अराउंड जो है इन दोनों बेनिफिशरीज के बीच में जो है वो बांटा जाएगा। अब ये पहली ऐसी इंडियन लैंग्वेज की बुक है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो है वो सम्मानित किया गया है, और पहली इंडियन बन चुकी हैं गीतांजलि श्री हु हैज बीन अवॉर्डेड विद दिस पर्टिकुलर टाइटल। मैं आपको इस पर्टिकुलर बुक का थोड़ा प्लॉट बता दूं। ये एक प्रोटोगनिस्ट जो कि 80-year-old प्रोटोगनिस्ट है जिसका नाम माँ बताया जाता है इस बुक में। ये इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे it has been asked ki I want to travel to Pakistan. Simultaneously she confronts her teenage dilemmas, the teenage circumstances which she has faced during the partition. All these kind of things are well plotted in this particular Tomb of Sand book. So this has been recently in news because of the Indian perspective added to International Booker Prize. Another news comes from India's top trading partners of 2022. अब ये इसीलिए लाइमलाइट में है क्योंकि हमारा पहला ट्रेडिंग पार्टनर आज से थोड़े टाइम पहले तक चाइना होता था। नाउ चाइनीज इकोनॉमी हैज बीन ओवरटेकन बाय यूएस इकोनॉमी। यूएसए ने हमारा मैक्सिमम ट्रेड जो है इस साल का एक्सट्रैक्ट किया है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 2022 में जो बायलेटरल ट्रेड हुआ है यूएसए और इंडिया के बीच में, इट अमाउंट्स टू 119.2 US बिलियन डॉलर्स। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स जो है it is 76.11 and imports are 43.31. तो इस पैरामीटर को ब्रेक किया है बाय ब्रेकिंग चाइनीज रिकॉर्ड। इस बार हमारा जो चाइना से एक्सपोर्ट हुआ है दैट हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 21.25, और जो हमारा इंपोर्ट है टू चाइना इट हैज इंक्रीज्ड। अगर आप 2021 की बात करो तो इट इज 65.21, और इस बार का हमारा जो इंपोर्ट है टू चाइनीज इकोनॉमी इट इज 94.16। तो डेफिनेटली हम चाइनीज इकोनॉमी को जो है वो ओवर पार कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ आर ट्रेड पैरामीटर्स।
प्लस हमारा जो बेसिक ट्रेड पार्टनर है वो चाइना ना होते हुए वो यूएस बन चुका है, विच इज वन ऑफ ग्रेटर रिलीफ टू बोथ द कंट्रीज। अगर मैं 2021 के यूएस के एक्सपोर्ट्स की बात करूं, इट अमाउंट्स ओनली टू 51.62 इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स जो कि 29% तक जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, और ये हमारे ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन, ग्लोबल पैरामीटर्स को जो है वो आउटराइटली इफेक्ट करने वाला है। दिस इज अ फ्रेमवर्क विच इज बिल्ड ताकि इंडो पैसिफिक रिलेशंस को जो है वो और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और ज्यादा इसे बूस्टफुल बनाया जाए। Now the news comes from the 7th edition of your Forbes 30 Under 30 Asia list. Forbes magazine हर साल Under 30 Asia magazine list जो है वो उसको प्रमोट करती है। इसका जो 7th edition है has been recently released. और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर इंडिया जो है इसे फिर से टॉप किया है। 61 people have represented us in the 30 Asia list, Under 30 Asia list category. इट इज फॉलोड बाय सिंगापुर जहाँ पे 34, जापान में 33 और ऑस्ट्रेलिया में 32, इंडोनेशिया में 30 और चाइना में 28 सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। एवरेज एज जो 2022 लिस्ट की थी इट इज 26.8, जिसमें जो यंगेस्ट ऑनर है वो 14 साल के जापानीज को दिया गया है जिसका नाम है मोमिजी निशिया। अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, इसके अंदर डिफरेंट आर्ट एंड स्टाइल्स में डिफरेंट एंटरटेनमेंट कैटेगरी, स्पोर्ट्स, फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ई कॉमर्स, रिटेल, एनर्जी, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, सोशल इम्पैक्ट, इंडस्ट्री, इन अलग अलग कैटेगरीज में है। डिफरेंट एशियंस को रिवॉर्ड करने के जो क्राइटेरियाज हैं वो डाले जाते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडियन नेम्स विच हैव बीन हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नाम्या महाजन, सिद्धांत सचदेवा, विशाल सुनील and several others who have made India proud by making it to the Forbes Under 30 list of 7th edition of 2022. So that's a wrap in my today's edition of Current Affairs. I hope you liked the content of our videos. So please don't forget to like, subscribe and share Panesia Tutor. Thank you so much for joining us. Thank you.